हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे लीगल चैनल में। तो आज हम लेके आई हूँ एक लैंडमार्क जजमेंट। लेटेस्ट जजमेंट तो नहीं है, लेकिन एक लैंडमार्क जजमेंट है प्रोसीजर एस्पेक्ट को लेकर। खासकर एडजर्नमेंट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अमेंडमेंट हम कैसे कर सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट का बारे में बात की। तो मतलब एक सिविल सूट के जो प्रोसीजर्स होते हैं उसके बारे में इस जजमेंट में बताया गया है। वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट्स में आता है। जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस जजमेंट को पढ़ना, मतलब मेरे हिसाब से तो कंपलसरी होना चाहिए। जो लॉयर्स हैं ज़रूर पढ़ें इस जजमेंट को, बिकॉज़ ये एक फाउंडेशन टाइप का जजमेंट है जो हेल्प आउट करता है हमें अपने केसेस के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि फिनिक्स पे लीगल चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं और रेगुलरली हमें देखते हैं, उनके लिए मैं कहूँगी कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और नए व्यूवर्स के लिए और एक बात ज़रूर बताऊँगी कि फिनिक्स पे लीगल का अपना एक जजमेंट व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश में जजमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ये जजमेंट जो हम यूट्यूब पे जो जजमेंट बताते हैं वो नहीं होता है। उसके अलावा जो बाकी जो होते हैं, जैसे अपना सिविल हो गया, क्रिमिनल हो गया, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, ट्राइब्यूनल के मैटर्स हो गए, कंज्यूमर के मैटर्स हो गए, लैंड एक्विजिशन के मैटर्स हो गए। तो जो भी मतलब ट्रायल कोर्ट में रिक्वायरमेंट कहीं न कहीं रहती है, मैटर चलता रहता है, तो उसके रिलेटेड जजमेंट इसमें दिए जाते हैं। रोज़ का एक हम देते हैं, ऑब्वियसली सैटरडे संडे का दिन नहीं दिया जाता है। और कभी कुछ हेल्थ रीज़न की वज़ह से अगर हम नहीं डाले तो उसको हम कॉम्पेंसेट कर देते हैं। ये खाली हम जजमेंट नहीं देते इसमें लीगल नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, शॉर्ट नोट, ताकि अगर जजमेंट पूरा नहीं पढ़ सको, अ, नोट से पढ़ के ही चीज़ें पता चल जाती हैं। इसी के साथ-साथ में जो हमारा ये लेते हैं उनको हम एक जजमेंट उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्च करके देते हैं उनके केस के लिए। इसका एक्सेस, व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस पूरे 1 साल के लिए है और इसकी प्राइसिंग जो है 199 है। आपको बस वन टाइम पेमेंट करना है 199 का। यहाँ पे स्कैनर भी मैंने लगा दिया है सुविधा के लिए। आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं लिंक पे। और पेमेंट होने के बाद में जो नंबर दिया गया है वहाँ पर जाकर आप स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए कि पेमेंट हो गया, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन करा दिया जाएगा। कि उसमें कोई फ्री ट्रायल नहीं है, कोई रिफंड नहीं है। जो सीरियस मेंबर्स हैं वही जॉइन करें। और जो भी हमारे ऑलरेडी मेंबर जॉइन कर चुके हैं, मैं आपको सबका अपने दिल से आभार करना चाहूँगी। पिछले 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और मैं नए-नए नहीं डाल पाई थी मैं जजमेंट, लेकिन मैंने आप पेशेंस में रहे। अ, अब लेकिन आज मैंने डाल दिया, आज भी डाला और कल भी डाला, और मैंने जो जजमेंट मिस हुआ था उसको कॉम्पेंसेट भी कर लिया। थैंक यू सो मच पेशेंस रखने के लिए। कभी-कभी कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है। ऑलराइट, तो स्कैनर दिया गया है, आप स्कैन कर सकते हैं। अब आते हैं हम आज का जजमेंट। आज का जजमेंट है क्या? बहुत फेमस जजमेंट है। ये है सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2005 का ये जजमेंट है। और मतलब सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन का बहुत सारे जजमेंट है, मतलब इन्होंने बहुत केसेस डाले हुए हैं। 4-5 इसके जजमेंट्स निकलेंगे, लेकिन ये वाला जजमेंट जो है, ये जो अपना सीपीसी में जो अमेंडमेंट हुआ था, आप सबको याद ही होगा। खासकर जो लॉयर्स, जो पुराने प्रैक्टिस वाले, उनको याद होगा कि जो सीपीसी में जो अमेंडमेंट्स हुआ था, जो मीडिएशन वगैरह का चीज़ें जो डाली गई थी, उसको लेकर उन्होंने डाला था। बहुत तरह का मतलब हंगामा हुआ था कि अगर मीडिएशन कंपल्सरी कर दिया जाए, तो मामले तो खत्म हो जाएँगे। सो व्हाटएवर रीज़न, वो एक तरह का लड़ाई-झगड़ा हुआ था लॉयर्स का और लॉयर्स लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में। तो पहले समझते हैं बैकग्राउंड क्या है इस केस का। तो 1999 और 2002 में अमेंडमेंट हुए थे सीपीसी में, जिसको बहुत सारे लॉयर्स ने इसको चैलेंज किया था। अ, ये बोलते हुए कि लिटिगेशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा और ये सही नहीं है। और जो अमेंडमेंट है वो ट्रायल को एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना था कि जो अमेंडमेंट है, उसका जो मेन मकसद है कि वो ट्रायल को स्पीड अप करे और जो डिले हो रहा है उसको कम करे। और जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन है, मतलब कोर्ट कचहरी के अलावा भी 2 पक्ष जो बैठ के बात करते हैं, उसको इनकरेज किया जाए। इससे पहले भी जो सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन जो था, एज़ आई सेड, इन्होंने बहुत केस फाइल किया। तो उन्होंने डाला था और वो अपहेल्ड भी हुआ था। वहाँ पे एक कमीशन भी बैठाया गया था। जगन्नाथ राव उसके ये चेयरमैन थे। और बहुत सारा उन्होंने सजेशन इसमें दिया था। अब आते हैं मेन मुद्दा क्या निकल के आता था। ये अब देखिए यहाँ से प्रोसीजर शुरू हो जाती है, तो बहुत ध्यान से और सीरियसली सुनिए, क्योंकि ये जजमेंट जो होता है ना, कुछ-कुछ जजमेंट को हम मदर जजमेंट्स बोलते हैं। एक तो लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं, कुछ मदर जजमेंट्स होते हैं। मदर जजमेंट इसलिए बोला जाता है इन जजमेंट्स को, जो ये जजमेंट है। इसके बाद से इस इश्यू पे जब भी मैटर्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट पे, ये जजमेंट हमेशा कोर्ट हुआ है साथ में।
बिकॉज़ ये ही उस चीज़ की जर्नी रही है, उस कॉन्सेप्ट की, उस क्राइटेरिया की, उस इंटरप्रिटेशन की। तो दैट्स द रीज़न दिस इज़ कॉल्ड अ मदर जजमेंट। तो अगर हम एफिडेविट विथ प्लीडिंग्स की बात करें, या एग्जामिनेशन इन चीफ की बात करें, या फिर हम अमेंडमेंट की भी बात करते हैं, या रिटन स्टेटमेंट फाइलिंग की भी बात करते हैं, या कोई भी तरह का अमेंडमेंट हम अपने पिटिशन में जो करते हैं उसकी बात होती है, इन सारे जजमेंट या इनफैक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री कभी अगर बात करें, या फिर सर्विस ऑफ समन्स की भी बात की जाए, या कॉस्ट जो इम्पोज हो जाता है उसकी भी बात करें, या फिर गवर्नमेंट को हम सेक्शन 80 का जो नोटिस देते हैं उसकी बात करें, इन सारी की सारी चीजें, या रिवीजन हो, सुपरवाइजरी पावर हो, जब भी ये चीजें आती हैं, इस टाइप के केसेस आते हैं, और उसमें जब भी जज को अपना व्यू देना होता है, तो व्यू का जो कॉन्सेप्ट जो वो स्टार्ट करते हैं वो हमेशा इस जजमेंट से ही स्टार्ट होता है। तो इट इज नॉट ओनली अ लैंडमार्क जजमेंट, दिस इज ऑल्सो अ मदर जजमेंट। ऑलराइट, तो किन किन इश्यूज में मैंने आपको सारे इश्यूज तो बता दिए, पर बोला क्या गया, चलिए उस पर हम जाते हैं। तो सबसे पहला बात किया गया है यहाँ पर एफिडेविट विद प्लीडिंग्स, सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 ऑर्डर 6 रूल 15 सब क्लॉज 4। यहाँ पे बोला गया है कि जो इससे पहले तक, क्योंकि मेरी मेरी प्रैक्टिस जो स्टार्ट हुई थी वो 2001 से स्टार्ट हुई थी, तो मुझे बहुत बकायदा अच्छी तरीके से याद है कि जब फाइलिंग हम करते थे तब, या अमेंडमेंट आने से पहले एफिडेविट नहीं फाइल करते थे, वेरिफिकेशन से हो जाता था। लेकिन मोमेंट ये अमेंडमेंट आई उसके बाद में एफिडेविट पूरा फॉर्मेट भेजा गया था सारे बार रेजोल्यूशन में, कि अब जो भी फाइलिंग्स होगी उसमें वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद एन एफिडेविट और एक सर्टिफिकेट लगना ही लगना होता है। तो जो भी प्लेन फाइल करे, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करे, उसमें एफिडेविट वेरीफाई का, द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट का होना बहुत जरूरी है, वो लाइन भी डाला गया था। ये इसलिए डाला गया था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक ऑनेस्टी रहे प्लीडिंग में, क्योंकि जब एफिडेविट में लिखते हैं कि जो भी इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, पैराग्राफ में जो भी स्टेटमेंट दिया गया है वो मेरे नॉलेज के हिसाब से सच है और वेरीफेबल है। अगर आपने झूठ बोला तो जाओगे अंदर। तो उस चीज को ऑनेस्टी रहने के लिए, कि ईमानदारी रहने के लिए ये सेंटेंस ऐड किया गया, ताकि कोई झूठ बोलना चाहता है तो सोच समझ के ये काम करे। पर सच एविडेंस आर नॉट एविडेंस इन देम्स, ये भी बोल दिया गया है कि वो एफिडेविट तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने झूठ बोला है तो उसको एज एन एविडेंस नहीं लिया जाएगा, उसका कुछ और प्रोसीजर होता है परजुरी का, उसमें वो लिया जाएगा। तो ये तो पहली चीज पे जजमेंट आया, बात की गई। दूसरी बात की गई एग्जामिनेशन चीफ बाय एफिडेविट ऑर्डर 18 रूल 4। देखिए एविडेंस जो होता है वो रिटर्न में भी हो सकता है, जो चीफ जो होता है, तो यहाँ पे बोला गया, वो बताया गया था कि आप एविडेंस इन चीफ रिटर्न में डालिए विद इन एफिडेविट फॉर्मेट का, लेकिन जो क्रॉस एग्जामिनेशन जो होगा वो अगर आप चाहते हो तो कोई कमिश्नर जाकर भी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, कोर्ट का टाइम बचाने के लिए। अगर हम जब भी कमिश्नर की बात करते हैं एविडेंस के लिए, तो यूजुअली हम उस स्थिति में ही हम कराते हैं जो बंदा वो कोर्ट नहीं आ सकता, बहुत बीमार है, मतलब उसके पोजीशन में नहीं कि वो कोर्ट तक आ सके, या कोई दूसरा स्टेट में रहता है, तो ऐसी स्थिति पे क्या होता है, कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है और वो जाकर वो एज ए वो जज के जैसा काम करता है, और वो गवाही को जैसे जज लिखते हैं वैसा वो लिख कर आता है, और वकील भी साथ में जाते हैं। ये बात भी इस जजमेंट में की गई है। लेकिन इसमें ये भी बोला गया है कि कोर्ट इसमें डिस्क्रेशन यूज करे। कॉम्प्लेक्स सेंसिटिव जो मैटर है, जिसमें देखो कुछ कुछ मैटर ऐसे भी हो जाते हैं ना जिसमें लोग बोलते मैं तो नहीं आऊंगा कोर्ट में, जिसको चाहिए तुम मेरे घर पे आओ। दैट इज नॉट द वे इट शुड बी। मतलब जो जेन्युइन मैटर्स होंगे वहां पर ही कमिश्नर होना चाहिए। अदरवाइज प्रेफरेबल यही रहता है कि आप कोर्ट में आके गवाही दो, क्योंकि देखिए कोर्ट का माहौल एक बहुत ही अलग माहौल होता है, और घर का माहौल जो होता है कम्प्लीटली डिफरेंट माहौल होता है। माहौल बहुत रोल प्ले करता है चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन में। तो बोला गया, यहाँ पे बोल दिया गया कि डिस्क्रिशन यूज होगा, तो इसलिए आप जब भी हम कमिश्नर अपॉइंटमेंट का कभी डालते हैं फॉर द एविडेंस पर्पसेस के लिए, अधिकतर आदमी बीमार है या बहुत उम्रदार है, उसी स्टेजेस पे डाला जाता है, और वो तभी अलाउ भी होता है। ऑलराइट, अब आ जाते हैं यहाँ पे रिटन स्टेटमेंट के बारे में क्या कहा गया था। इस जजमेंट में बहुत क्लियरली बोला गया था, ये फर्स्ट जज में जिस बोला गया था कि नॉर्मली तो आपको 30 दिन में फाइल करना चाहिए रिटन स्टेटमेंट, एक्सटेंड होकर 90 डेज हो सकता है, लेकिन इसी जज में बोला गया है कि ये जो 30 दिन और 90 दिन का जो है, ये डायरेक्टरी नेचर है, मैंडेटरी नेचर नहीं है। मतलब अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो गए हैं तो 90 डेज से बढ़ाया जा सकता है। ये लिबर्टी इस जजमेंट में आई थी। इसलिए जब भी हम बोलते हैं कि नहीं आपको तो 90 डेज या 120 डेज में तो फाइल करना ही करना है, नहीं तो आपको रिटन स्टेटमेंट फाइल करने से हम हटा सकते हैं,
अगर हम इस जजमेंट को करेक्टली पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बोला गया है कि ये कंपल्सरी नहीं, डायरेक्टरी इन नेचर है। उम, क्योंकि थोड़ा-सा पुराना जजमेंट हो गया तो लोग इसको पढ़ते नहीं हैं और यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें पुराने जजमेंट्स को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम आ जाते हैं अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स की, ऑर्डर 6 रूल 17 की। तो यहाँ पे ब बात किया गया है और इसी जजमेंट में पहली बार बोला गया है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो जब तक ट्रायल स्टार्ट नहीं होता, जब तक गवाही स्टार्ट नहीं हो जाती है, आप तब तक अमेंडमेंट कर सकते हो। They must show that despite due diligence the amendment could not have been made. But जब भी आप अमेंडमेंट का एप्लीकेशन डालो आपको एक प्रॉपर रीजनिंग देना जरूरी है। ये जो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग का जो बात है इसको और डाइल्यूट हुआ लेटर ऑन के जजमेंट्स में, जहां पर ये बोला गया कि अमेंडमेंट जब तक ट्रायल अलाउ करना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी फैक्ट्स जो मैटर के एडजुडिकेशन के लिए सही निर्णय लेने के लिए जरूरी है उसे हमें अलाउ करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड गेम जो होता है कोई भी सिविल सूट का ये होता है कि जस्टिस हो सके। ऑलराइट, अब आ जाते हैं एडजमेंट्स के बारे में। दिस इज ओनली एंड ओनली वन जजमेंट, ये एक ही जजमेंट है जो मेरे ख्याल में जो बहुत क्लियरली एडजमेंट्स के बारे में बात करता है। इसके अलावा हर एक कोई भी जजमेंट को हम अगर उठा लेते हैं तो एडजमेंट के बारे में बात उतनी नहीं होती है। अगर होती भी है तो ये बोला जाता है कि ज्यादा टाइम ले लिया गया था, कॉस्ट इम्पोज करना चाहिए, ऑल दैट। इस जजमेंट में बोला गया है पर्टिकुलरली कि आप कितना एडजमेंट ले सकते हो। सो लॉयर्स एंड लिटिगेंट्स जिनके केसेस चल रहे हैं, अगर आप इस केस को सुन रहे हैं तो इस जजमेंट पे ध्यान दीजिए। अगर आपका दूसरा पार्टी अननेसेसरी डेट्स ले रहा है या केस को ड्रैग ऑन कर रहा है और आपका क्लाइंट आपको बोल रहा है कि भैया केस क्यों इतना चल रहा है, वो इतना एडजमेंट्स क्यों कर रहा है और जज साहब एक्शंस क्यों नहीं ले रहे हैं, आप इस जजमेंट को यूज करिए। ये जजमेंट बहुत क्लियरली करता है कि हर एक पार्टी एक सिचुएशन पे 3 से ज़्यादा डेट नहीं ले सकता है। सिर्फ इस जजमेंट पे नंबर्स बहुत क्लियरली बोला गया है। लेकिन ऑब्वियसली उसका एक्सेप्शन हमेशा रहता है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो गया, जैसे कि इलनेस हो गया या नेचुरल क्लैमिटी हो गया, ऐसा कुछ टाइप का हो गया, तब अलाउ किया जा सकता है। बट 3 से ज़्यादा एडजस्टमेंट एक सिचुएशन पे नहीं देना चाहिए। बहुत मुझे कॉल्स आते हैं कि वो तो सालों साल चल रहा है, एडजस्टमेंट पे एडजस्टमेंट लेता है। यूज़ करिए इस जजमेंट को। बहुत क्लियरली यहाँ पे एडजस्टमेंट के बारे में बोला गया है, ताकि कोर्ट अगर एडजस्टमेंट अलाउ भी करे तो विथ हेवी कॉस्ट अलाउ करे, ताकि नेक्स्ट टाइम एडजस्टमेंट लेने से पहले वो आदमी 10 बार सोचे कि भैया इतना बड़ा कॉस्ट लग गया था पहले बार, अभी होगा फिर देना पड़ेगा, है ना? पैसा जब जेब से जाता है तो सबको लगता है थोड़ा सा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन के बारे में। क्या बोला गया है जजमेंट में? यहाँ पे बोला गया है द कोर्ट कैन नॉट एग्जीक्यूट अ डिग्री आउटसाइड स्टेटोरियल लिमिट अनलेस स्पेसिफिक रूल्स। मतलब जहाँ जुरिक्शन है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली का कोर्ट है, जो कोर्ट का जो जुरिक्शन है वो वेस्ट दिल्ली ही है, हाँ सॉरी ईस्ट दिल्ली ही है, तो ईस्ट दिल्ली का जो जज है वो साउथ दिल्ली का कोई मैटर का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर पास नहीं कर सकता है। जिसका जुडिक्शन है अपना जुडिक्शन पे का ही वो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर पास कर सकता है। क्योंकि पहले ये थोड़ा-सा इस मामले को लेके इतना क्लैरिटी नहीं थी जो यहाँ पर आई है। सर्विस ऑफ समन्स कोरियर से, जब अभी जो कोरियर के बीच बात आई है होती है आजकल, आजकल कोरियर कोरियर ही ज़्यादा होता है, कोर्ट का आदमी आजकल कम ही जाते हैं। कोरियर की शुरुआत भी इसी जजमेंट से हुई थी। आप कोरियर से भी समन सर्विस कर सकते हो। ये उस बात का ठप्पा इस जजमेंट से लगा और इसके बाद से ये शुरू हो गया था। कोर्ट मस्ट बी केयरफुल टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ फॉल्स रिपोर्ट ऑफ सर्विस, और उसके बाद और साथ में आपको सर्विस देना है, इसलिए आज भी कोर्ट जो है वो पोस्ट ऑफिस द्वारा किया गया कोरियर सर्विस को ही ज़्यादा मान्यता देती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ओन होती है। फिर आते हैं कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, सेक्शन 35, 35A, 35B, 95 CPC। सजेस्ट किया गया कि जो भी अवार्ड दिया जाता है, जो भी कॉस्ट होता है वो रियलिस्टिक होना चाहिए एंड डेटरेंट कॉस्ट होना चाहिए। मतलब अगर किसी ने झूठा केस डाल दिया है या परेशान करने के लिए केस डाला है या डिले करने के लिए केस डाला, तो कॉस्ट ऐसा होना चाहिए कि रियलिस्टिक हो। अब इसने इतना सारा मस्ती किया, आपने उसको तो 100 रुपया कॉस्ट लगा, उसको क्या ही असर पड़ेगा? 1000 रुपये का लगे तो क्या ही असर पड़ा उसको? अगर नहीं, अगर आपने 10,000 का कॉस्ट लगा, 50,000 का कॉस्ट लगा, असर पड़ना स्टार्ट होता है। तो एक रियलिस्टिक होना चाहिए। सेक्शन 80 नोटिस के बारे में भी यहाँ बहुत क्लियरली क्या है बोला गया है कि जब भी आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी केस करते हो तो आपको सेक्शन 80 का जो नोटिस है, 2 महीना पहले का जो एक नोटिस होता है, वो आपको सर्व करना कंपलसरी है।
और कोर्ट ने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बोला कि आप अपना एक ऑफिसर अपॉइंट करेंगे जो उस सेक्शन 80 के नोटिस का रिप्लाई, रीजन रिप्लाई दे। अगर वो नहीं करते हैं तो अपना पर्सनल कॉस्ट रिकवरी पे देना पड़ेगा। मैं लिख के दे सकती हूँ सेक्शन 80 का जो जजमेंट इसमें बोला गया है, इसका कुछ होता नहीं है, मतलब रिप्लाई आता नहीं है। बहुत मैंने केस फाइल किए जहाँ पे मैंने सेक्शन 80 का नोटिस दिया, मजार है किसी एक में भी रिप्लाई आ गया हो, नहीं आता है। तो दिस इज वन सच जजमेंट जिसमें बोला गया अगर वो रिप्लाई नहीं देते हैं, एक ऑफिसर अपॉइंट करना कंपलसरी बोला गया है, और अगर नहीं करते हैं तो पर्सनल कॉस्ट रिकवरी होना चाहिए। अब आ जाते हैं सेक्शन 115 जो रिवीजन की बात करता है, आर्टिकल 227 जो सुपरवाइजरी पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट की बात करता है। तो यहाँ पे बोला गया कि तो रिवीजन जो है 115 के तहत में सीपीसी का जो है उसका जो स्कोप जो होता है, मतलब जो हद जो होती है बहुत लिमिटेड होती है कि मतलब क्या क्या चीज पे ही कर सकते हैं। हाई कोर्ट के पास में सुपरवाइजरी पावर है आर्टिकल 227 के तहत में। तो कोई भी चीज का आप अपील भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो 227 में, खासकर इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस का। अब हम आ जाते हैं एक्सटेंशन ऑफ टाइम 148 अगेन, कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी एडजर्नमेंट की कैटेगरी में कहीं ना कहीं आ जाता है। Though the amendment limit extend to 30 days, could retain inherent power under section 151 to extend time beyond 30 days if necessary for justice. तो यहाँ पे लेकिन अमेंडमेंट के बारे में बात करिए कि अगर अमेंडमेंट के लिए 30 दिन पे कराना होता है, अगर मैंने कोई अमेंडमेंट पिटिशन फाइल किया जिससे आपने उसको अलाउ कर दिया, तो मुझे अमेंडेड प्लेन फिर फाइल करना पड़ता है, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है, वो मुझे 30 दिन के अंदर पे फाइल करना होता है। अगर मैंने नहीं किया तो वो फिर एब्सोल्यूट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया सेक्शन 151 में आपको अनदर 30 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है। तो सुनिए, जब ऐसे हम सुन रहे होते हैं तो कितना हमें लग रहा है कि कितनी नई नई चीजें सिविल का सीख रहे हैं इसमें। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो सेक्शन 89 सीपीसी की है, जिसकी वजह से ये केस एक्चुअली यहाँ पर आया था कि कैसे उसको ऑपरेट करना है, कोर्ट कैसे मैटर्स को मीडिएशन के लिए भेजेगा। हर एक कोर्ट पे जो लोक अदालत कैसे बैठना स्टार्ट हुई थी और कंपलसरी मीडिएशन सेंटर्स बनना स्टार्ट हुए थे, ये सारी चीजें सेक्शन 89 के बारे में बहुत क्लियरली इसमें बताया गया। बहुत बड़ा जजमेंट है ये, बट ब्यूटीफुली रिटन और बहुत क्लियर रिटन जजमेंट है। जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट, यहाँ पे लेजिस्लेचर के बारे में बात करी गई है, जिस पर हम अब नहीं जाते क्योंकि इससे अपने को क्या ही लेना देना। यहाँ पर जो मेन पॉइंट इस जजमेंट में बोली गई थी कि जो प्रोसीजर लॉ है उसको हमेशा ये समझ के चलना चाहिए कि वो जस्टिस के लिए एक सपोर्ट सिस्टम है, उसका सर्वेंट है। मतलब उसका काम ही यही है प्रोसीजर का कि वो जस्टिस कराने में मदद करे, ना कि वो डिक्टेट करेगा जस्टिस को कि कैसे करना है। नहीं, वो नहीं हो सकता है। तो अगर प्रोसीजर, कभी कभी मुझे लग रहा है कि अगर मैंने प्रोसीजर को मैंने फॉलो किया, इससे सामने वाले को जस्टिस नहीं मिल सकता है, तो मैं प्रोसीजर से फॉरगो, मतलब मैं छोड़ भी सकती हूँ, उसको मॉडिफाई करके भी मैं यूज करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी विद इन लिमिट, फ्लेक्सिबिलिटी हर एक मामले में अलाउड होती है, लेकिन हद तक ही होनी चाहिए। इतना ज्यादा भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो जाना चाहिए कि दूसरे पार्टी के साथ में इनजस्टिस होना चाहिए। एक बहुत थिन लाइन होती है जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी एक के साथ अगर करे तो उसको तो लगता है उसके साथ जस्टिस हुआ है, लेकिन दूसरा पार्टी के साथ में इनजस्टिस होता है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टेट यहाँ पे बोला गया है, और कॉस्ट के बारे में बात किया गया है। तो ये जो केस है, जो एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, जो कोर्ट का जो पूरा प्रोसेस को कैसे फास्टर हम यूज कर सकते हैं, और मैं बोलती हूँ दिल्ली में ये बहुत अच्छी तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, अ, और ऑनेस्ट तरीके से ये होना चाहिए, बताया जाता है, जो कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन करता है हमारे जुडिशरी सिस्टम को। बहुत ज्यादा एम्फोसाइज एडीआर पे दिया गया था, जिसकी वजह से मैट्रिमोनियल सूट्स वगैरह में एडीआर का बहुत अच्छा रोल चलने लगा। सिविल में भी स्कोप था, लेकिन वो उतना हद तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, बिकॉज लोगों का माइंडसेट भी नहीं आता इतना सेटलमेंट लेने के लिए। जज के पास पावर होता है कि वो प्रोसीजर्स को फ्लेक्सिबली ले, जरूर नहीं कि जो लिखा है उसको वैसे ही ले, अगर वो चाहे तो थोड़ा सा बेंट अपॉन कर सकता है। यहाँ पे जो जगन्नाथ राव की कमेटी का जो रिपोर्ट था उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था। तो आई होप बस आपको आज का ये जजमेंट अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट था। दो पार्टियों के बीच लड़ाई नहीं थी, ये टेक्निकली लॉ पे था, लीगल पे था, सीपीसीपी की लड़ाई थी एक्चुअली, सीपीसी के अमेंडमेंट पे लड़ाई थी, और एक अच्छा जजमेंट है। लॉयर्स लोग को तो मैं जरूर बोलूंगी कि पढ़िए इस जजमेंट को। नहीं, अगर आपने सिविल में आप अपना प्रैक्टिस बिल्डअप करना चाहते हो तो दिस इज वन सच जजमेंट यू नीड टू नो। बहुत अच्छा जजमेंट है। ऑलराइट व्यूअर्स, तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।